बना रहा हूँ क्लैरिफिकेशन। हाय एवरीवन, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमें सही में फॉलो करते हैं। आई थिंक आप सब ने सोशल मीडिया में जो अभी हमारे इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में जरूर सुना होगा। उन्होंने बताया है कि गौरव ऋतु को मेड की तरह ट्रीट करते थे। गौरव तनेजा, आप देखो केस नंबर वगैरह है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ। डिवोर्स वाला सिचुएशन एक फेक पीआर स्टंट था। और जो लोग सही में फॉलो करते हैं, में प्यार करते हैं, एक्चुअली वो लोग उस चीज पे बिलीव कर लेते हैं कि इंटरनेट पे जो कंट्रोवर्सी, जो रूमर, स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, रूमर्स चल रही होती हैं, और जब इतने सारे लोग एक ही चीज के बारे में, एक ही रूमर के बारे में बात करते हैं तो लोगों को वो सच लगने लगता है। देखिए, ये बात शुरू हुई थी जब प्रेमानंद महाराज जी को वीडियो आउट हुआ था और जहाँ पे ऋतु गई थी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने। लोगों को ऐसा लगा कि ये पीआर स्टंट है। देखिए, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को सही में फॉलो करते हैं उनको दूध का दूध और पानी का पानी ऑलरेडी हो चुका है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। और जितने भी वीडियो पे या क्रिएटर्स ने या न्यूज चैनल्स ने या मीम पेजेस ने उस पोस्ट को लेके अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, अनफॉर्चुनेटली किसी को भी उसका मतलब समझ में नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं दोज हु लव मी आई लव देम बैक। कुछ लोगों ने उसका मतलब निकाला कि जो लोग कभी भी किसी को प्यार किया है वही समझ सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इससे ये क्लियर होगा कि 99.9% लोग शायद उतनी डेप्थ में प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो नहीं करते। हाँ, वो जानते हैं वो कौन है, एक संत है, वृंदावन में निवास करते हैं, वो सत्संग करते हैं, एकांतिक करते हैं। बट अगर कोई प्रेमानंद जी महाराज को एक हफ्ता भी सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा जोई जोई प्यारो करे का मतलब क्या है। वो एक्चुअली उनके जीवन का सार है। और श्री हित 84 का जो पद है, 84 पद है, उसमें पहला वाक्य, पहला सेंटेंस वो है। तो जब आप प्रेमानंद जी महाराज को ठीक से नहीं जानते, ये नहीं जानते कि उनके एकांतिक और सत्संग कैसे फंक्शन करते हैं, तो आपको वो पीआर ही लगेगा, क्योंकि ऐसा ही मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया है। देखिए, कभी भी जब कोई प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में जाता है और अपना प्रश्न सामने रखता है तो सबसे पहली चीज जो होती है, नवल नागरी बाबा है जो प्रश्न भक्तों के पूछते हैं, वो सबसे पहले श्री सुषमा जी इंदौर से, श्री राकेश जी बिहार से, सबसे पहले वो नाम और वो कहाँ से है पूछते हैं। फिर कैमरा पैन होता है उनके ऊपर। सुरेश कुमार जी जौनपुर से, राधा वल्लभ प्रसाद, मीनू जी मुरादाबाद से, श्री हरिवंश महाराज, लक्ष्मी सिंह जी रजिस्टर्ड, वंश जी लंदन से, अमित जी दिल्ली से, आशुतोष दुबे जी अयोध्या जी से। तो जब ऋतु गई थी, डेफिनेटली हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरे और ऋतु के बीच में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ऋतु लगा मैं महाराज जी के सामने अपना प्रश्न रखती हूँ। उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे एकदम एकांतिक समय चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज बहुत बिजी रहते हैं, तो वो एकदम 1-to-1 एकांतिक समय नहीं दे पाए। बट जो एकांतिक जो टीवी पे आता है, जो यूट्यूब पे आता है, उसमें ऋतु को स्लॉट मिला और ऋतु ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी आइडेंटिटी प्लीज हिडन रखिएगा, और उन्होंने इसका रिस्पेक्ट भी किया। तो आप देखेंगे जब ऋतु ने अपना सवाल पूछा था, ऋतु का नाम भी नहीं लिया गया था और वो कहाँ से है ऑब्वियसली, प्लस कैमरा उनके ऊपर पैन करके भी नहीं आया था। तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया। तो सवाल पूछने लगे तो बीच में किसी को उसी सवाल में फर्दर क्लैरिफिकेशन होते, तो वहाँ ऋतु ने अपना फर्दर क्लैरिफिकेशन पूछा और तब ऋतु की आवाज वहाँ पे आई, ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी में नहीं रही। तो लोगों ने ऋतु की आवाज को वहां से पकड़ लिया कि ये ऋतु राठी की आवाज है। आप ये भी चीज नोटिस करेंगे, जब भी ऐसा होता है कि किसी बंदे को फर्दर क्लैरिफिकेशन भी होते हैं तो कैमरा हमेशा उन पे पैन करता है, उनको दिखाया जाता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। बट ऋतु के केस में ऐसा नहीं हुआ था। प्रयास करें कि हमारा नाम न छूटे। मैं करता हूँ महाराज जी। दूसरी चीज, जब किसी ने प्रश्न पूछा है तो जनरली बीच बीच में पूरी ऑडियंस पे भी कैमरा पैन होता है। अनफॉर्चुनेटली या कहते हैं भगवान की मर्जी थी, वहाँ पे जब किसी और का प्रश्न था तो ऋतु बैठी हुई थी, वहाँ पे ऋतु की एक इमेज आ गई थी और लोगों ने उसको पकड़ के वायरल कर दिया। कुछ चीज होती है जो आपके हाथ में होती ही नहीं है, जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो इस प्रकार से वो वीडियो बाहर गया लोगों में, और जो लोग प्रेमानंद जी को फॉलो नहीं करते उनको ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल था, ऋतु ने कभी बोला नहीं कि उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाए। उनका मकसद यही था कि वीडियो वहाँ से बाहर हो। तो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ प्रेमानंद जी महाराज एपिसोड। हमने तो, ऋतु ने पूरी कोशिश की थी कि वो हिडन रहे, बट जो भगवान को करना होता है वो हो ही जाता है। तो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, 27 अगस्त की डेट थी, हम अबू धाबी में थे एंड मैं निकल रहा था अबू धाबी से, फ्लाइट पे आ गया। फ्लाइट पर पता नहीं चला, बट जैसे ही लैंड हुए तब पता चला कि ये चीज़ इतनी वायरल हो गई है और उसको हर एक न्यूज़पेपर, हर एक मीडिया हाउस, हर एक चैनल ने, एवरी क्रिएटर ऑन यूट्यूब ऑलमोस्ट कवर्ड इट। एंड उस चीज़ को एक ऐसा नाम दे दिया गया कि मैंने चीट किया है,
मैं अबू धाबी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें लगाई गई। जब ऐसा अगर किसी स्त्री के चरित्र पे क्वेश्चन उठते हैं तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, फेमिनिज्म वाले खड़े हो जाते हैं, विमेन सपोर्ट वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी के कैरेक्टर को बैश करा सोशल मीडिया पे, किसी को लगा, सबको लगा नॉर्मल है और पेल के करते हैं। पहली बार जब ये न्यूज़ पिकअप हुई तो पूरा नैरेटिव था कि ऋतु सैड है, वो रो रही है, वो पेन में है और मेरे को एक चीटर बना दिया कि मैं तो भाई चीट कर दूं अपनी वाइफ को। फिर जब ऋतु ने अपने इंस्टाग्राम पे जो क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला कि मैं इस बंदे को 8 साल से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ वो कैसा है क्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है वो हस्बैंड वाइफ मिलकर सॉल्व कर लेंगे। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जान होगी, कुछ बात हो जाएगी, सॉल्व तो हो जाएगी। जब ये वीडियो आ गया उसके बाद पूरा नैरेटिव शिफ्ट, अब चीटर वाला नैरेटिव काम करता है नहीं, वो शिफ्ट हो गया कि एक पीआर स्टंट है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ और किया वो इंटरनेट नहीं किया, वो अपने आप लोगों ने किया, न्यूज़पेपर्स ने किया, यूट्यूब चैनल्स ने किया, क्रिएटर्स ने किया और मीम पेजेस ने किया। इंटरनेट पे इतने लोगों के इतने सारे ओपिनियंस बन जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक को जस्टिफाई करना। इसलिए वी डिसाइडेड कि यार हम चुप ही रहते हैं, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी लोग किसी बारे में बात कर रहे होते हैं ना, फिर एक ट्रेंड चालू होता है, स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है। जब लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो लोग भी इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना जाने हुए कि इसकी पीछे की सच्चाई क्या। बहुत लोगों ने ट्विटर में, शायद वो मुझे जानते भी नहीं होंगे, फ्लाइंग फिश कौन है जानते भी नहीं होंगे, लेकिन सब लोग भर भर के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं सच्चाई से, ये एक पीआर एक्टिविटी थी और किसने कराई थी ये मैं आपको बताऊंगा। हर आदमी, हर औरत अपनी अपनी मन की स्टोरीज बता रहा था, बम्बार्ड किया जा रहा है, विद इन 3-4 डेज सब कुछ ब्लास्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप बिलीव करने ही लगेंगे कि ये पीआर स्टंट था, इसमें यूजुअल ऑडियंस की कोई गलती है ही नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये पीआर कैंपेन चला कौन रहा था। देखिए राइट नाउ गाइस, आई एम नॉट एट एन एज एंड पोजीशन कि मैं पब्लिसिटी के लिए चीप स्टंट्स करूं। देयर इज अ सर्टेन ग्रुप दैट अटैक्स मी एवरी टाइम, दैट वांट्स टू अटैक माय क्रेडिबिलिटी, क्योंकि उनको शायद ये सहन नहीं हो पाता कि एक सेंसिबल बंदा, एजुकेटेड बंदा, वो अपने कल्चर और धर्म के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। देखिए सबसे पहले वो हवन वाला इंसिडेंट, जब हम पुराने घर में गृह प्रवेश करे तो हमने हवन कराया था और मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद सब लोगों ने मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि IIT से हो के भी ओल्ड वैदिक प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि केमिस्ट्री के शायद फंडामेंटल लॉज ये नहीं जानते, क्योंकि कंबस्शन में जो COX, NOX, SOX गैसेस निकलती हैं वो उनको शायद पता नहीं है। देखिए उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में जो कंबस्शन और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है वहाँ बिल्कुल वही पढ़ाया जाता है कि वो बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। लेकिन आपको बता दूँ अभी हजारों रिसर्च ऐसी हो चुकी है हवन और अग्निहोत्र के ऊपर, जिसमें से कि एक रिसर्च आपको बताता हूँ जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के अंडर हुई थी। वहाँ पाया गया था कि हवन करने से माइक्रोब्स इन द एयर कम होते हैं, SOX, NOX कम होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो माइक्रोबियल काउंट है एयर में पैथोजेंस का, देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 55% इन बैक्टीरिया, 15% इन फंगाई, 79% इन पैथोजेंस ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द यज्ञ वाज ओवर। और यज्ञ के पहले दिन देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 47% इन NO2, 60% ऑन द नेक्स्ट डे। इन केस ऑफ SO2 रिडक्शन वाज 86% ऑन द डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट 100% ऑन द नेक्स्ट डे, क्योंकि जो SO2 के लेवल्स थे वो डिटेक्शन लेवल के नीचे थे। अगर आप ग्राफ भी देखेंगे उन्होंने प्लॉट किए थे कि यज्ञ के पहले और यज्ञ के बाद NO2 और SO2 और SPM के लेवल्स क्या थे, उसमें रिमार्केबल डिफरेंस था। इसके बाद आ जाता है ईयर पियर्सिंग का इशू। हमारी जो बड़ी बेटी है उसकी ईयर पियर्सिंग होती है। देखिए हमारे धर्म में 16 संस्कार होते हैं और ईयर पियर्सिंग उसमें से ही एक संस्कार है जो कि सबको करना चाहिए, जो भी बिलीव करते हैं अपने धर्म में। जब हमने वो किया तो हमें एक इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट बोल दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इसको चाइल्ड अब्यूज से लिंक कर दिया गया। इसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और सिंपल सी एक बात रखी कि कुछ धर्म में सर्कमसिजन होता है या खतना होता है, क्या उसको भी आप चाइल्ड अब्यूज बोलेंगे? ऑपोजिट पार्टी थी हिंदुस्तान टाइम्स, सबके मुंह बंद हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अच्छे से फटकार भी लगाई और वो आर्टिकल टेक डाउन करने के लिए भी बोला। इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था मेरे बर्थडे पे दिल्ली मेट्रो का। 2 बजे का मीटिंग टाइम था, 1:30 बजे का वहाँ बहुत सारी भीड़ आ गई थी। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि वो एक इमेच्योर डिसीजन था। आप लोगों को पता होगा कि सिनेरियो क्या हुआ। रितु ने सरप्राइज प्लान किया था, इट वेंट अदर वे अराउंड। 1:30 बजे भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन भीड़ 12 बजे से लगना वहाँ शुरू हो गई होगी। 1:30 बजे चमत्कारिक सब लोग एक तरह आने गए होंगे एक साथ। पुलिस बैठी रही, जब भीड़ लग रही थी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान तब नहीं रखा, ट्रैफिक का ध्यान नहीं रखा। 11:30-12 से वहाँ भीड़ लगना चालू हो गई थी रोड पे। पुलिस ने वहाँ राउंड भी लगाया, बट दे वर वेटिंग। Are you afraid that you're underqualified for the fancy data science roles out? तब नहीं रखा। अब सवाल आता है कि